नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। राज्य में ठंड का प्रकोप जारी, पशुपालक अपने पशुओं का रखे खास ख्याल। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जैविक खाद का करें इस्तेमाल। तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए एरेटर मशीन है बेहद उपयोगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत वैशाली जिले का चयन शहद उत्पादन के लिए किया गया है। दरअसल बिहार शहद उत्पादक प्रमुख राज्यों में एक है। योजना शुरू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य सभी राज्य अपने एक विशेष उत्पाद को बढ़ावा दें, जिससे उस जिले एवं राज्य में अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर प्राप्त हो। योजना के माध्यम से जिले के मधुमक्खी पालक को अनुदानित दर पर बॉक्स उपलब्ध कराई जाएगी। ठंड के मौसम में पशुओं में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में पशुपालक किसान भाइयों को पशुओं की खास देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके, और इस दौरान पशुशाला का सही तरीके से प्रबंधन भी बेहद जरूरी है। पशुपालक किसान भाई, राज्य में ठंड का प्रकोप है। ऐसे में पशुओं को ठंड से बचाने के लिए कई तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। अगर ऐसे समय में पशुओं की उचित देखभाल नहीं की जाए तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठंड के मौसम में पशुओं को संतुलित आहार दें, क्योंकि इस समय पशुओं में अक्सर दस्त की शिकायत होती है। इसके अलावा ज़्यादा ठंड होने पर रात में पशुओं को जूट के बोरे से ढक कर रखें एवं सुबह में धूप निकलने पर उन्हें बाहर धूप में रखें। पशुओं में ठंड लगने के कई लक्षण हैं, जैसे नाक एवं आँख से पानी आना, भूख में कमी और शरीर के रोएं खड़े हो जाना। अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिखें तो उसे तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं। किसान भाइयों, जमानत जैविक खेती को बढ़ावा देना, अपनाने एवं रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से दूर भागने का है। ऐसे में पशुपालक किसान भाई गोबर की मदद से केचुआ खाद को तैयार कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ये केचुआ कीड़ों के द्वारा गोबर, वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे को विघटित करके बनाई जाती है। केचुआ के द्वारा जैविक पदार्थों के खाने एवं पाचन तंत्र से गुजरने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलता है, उसे वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद कहते हैं। ये हल्का काला तथा दानेदार होता है, जो फसलों के लिए बेहद ही लाभकारी है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है, लेकिन छोटे किसानों के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त होता है। उच्च गुणवत्ता की केचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट एवं ईंटों की पक्की क्यारियां बनाई जाती है। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर रखी जाती है। वर्मी कंपोस्ट की विशेषता ये है कि ये भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ भूमि के जल की धारण क्षमता को भी बढ़ाती है। किसान भाइयों, सेम की फसल से अधिकतम उत्पादन के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन करना अति आवश्यक है, क्योंकि सेम की खेती एक व्यवसाय के रूप में अपना स्थान रखती है। इसका दलहन और सब्जी उत्पादन में विशेष योगदान है। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। सेम की अनेक प्रकार की उन्नतशील किस्में हैं, लेकिन हाल ही के समय में ICAR दिल्ली द्वारा पूसा 2 BR सेम 11 विकसित की गई है, जो कम समय में अधिक पैदावार देने वाली प्रजाति है। ठंड के समय में तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिस कारण मछली का विकास प्रभावित होता है और मछलियां सुस्त हो जाती हैं। तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए एरेटर मशीन का प्रयोग मत्स्य पालकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आजकल कई ऐसे तरह के पेड़ पौधे आते हैं जो आपके घर की शोभा बढ़ाते हैं। लोगों की इसी मांग से आज के समय में नर्सरी व्यापार पहचान के रूप में सबके सामने आया है। वैशाली जिले की जय मंगल प्रसाद चौधरी ऐसे ही एक शख्स हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी जमीन में नर्सरी का व्यापार शुरू किया और आज अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं।
आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए चलते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। बैगन 1800 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 3000 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 2800 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 1400 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल, मटर 2800 से 3200 रुपये प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान, एक नजर मौसम के मिजाज पर। राजधानी समेत पूरा प्रदेश पछुआ हवाओं के प्रभाव में है। धूप निकल रही है, लेकिन वातावरण में आर्द्रता की मौजूदगी से कनकनी काफ़ी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह और रात में ठंड ज़्यादा महसूस होगी। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों में फूल आने से पहले या फूलों की अवस्था के दौरान नत्रजन 30-40 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। नमस्कार हमारे अन्नदाता किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में मैं पूनम आप तमाम किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खेती किसानी से जुड़ी खबरें खेती के माध्यम से। आगे जानकारियां और भी है, खेती किसानी से हो या पशुपालन से या फिर सरकार की योजनाओं की। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से विराम का, तो आप देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप तमाम किसान भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। पशुपालक किसान भाइयों, सर्दियों का प्रकोप राज्य भर में बढ़ गया है। ऐसे में आप अपने पशुओं का खास ख्याल रखें और ऐसे में कई ऐसे रोग होते हैं, खासकर शीतकालीन। तो कैसे करें शीतकालीन रोग प्रबंधन पशुओं का, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जाड़े का मौसम है और ऐसे में जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको ये चिंता सताती रहती है कि पशुओं में कोई रोग न हो जाए। और रोगों से बचाव के लिए हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई किन किन सावधानियों को अमल में लाएं ताकि उनके पशु स्वस्थ रह सकें। जी हाँ किसान भाइयों, आज इसी विषय पर आधारित जो हमारा टॉपिक है वह है पशुओं में समसामयिक रोग प्रबंधन, शीतकालीन रोग प्रबंधन। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार, जो प्रधान वैज्ञानिक है बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। हमारे जो पशुपालक भाई हैं, तो सबसे पहले हम यही जानकारी अपने पशुपालक भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे कि जो पशु हैं तो ये जाड़े के मौसम में कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और हमारे जो पशुपालक भाई हैं रोग प्रबंधन किस ढंग से करें। दिन प्रतिदिन अभी शीतलहर का प्रकोप बढ़ते चला जा रहा है, जैसा कि देख रहे हैं बिहार एवं समीपवर्ती प्रांतों में। और ऐसी स्थिति में इससे न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशु भी दुष्प्रभावित होते हैं और पशुओं पर शीतलहर का दुष्प्रभाव और ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो अधिकतर जगह पर लापरवाही से रखे जाते हैं। लापरवाही का मतलब हो गया कि उनके घर में अच्छे तरीके से जूट के ओढ़नी नहीं रहते हैं, हवाएं सीधे आती हैं। तो इन सब के चलते उनके शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है, चयापचयी क्रियाएं हैं, वो दुष्प्रभावित होती हैं। और जब दुष्प्रभावित होंगी मेटाबॉलिज्म पशु के शरीर का, तो इससे उसके शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता दुष्प्रभावित होती है, जिससे कई तरह के बीमारियों का संक्रमण या आक्रमण उस शरीर पर होता है। मतलब
जो पशु के शरीर की इम्यूनिटी जिस पशु की जितनी कम होगी, रोग प्रतिरोधी क्षमता जितनी कम होगी, वो इस जाड़ा के शीत ऋतु में अगर उनका ठीक से केयर नहीं किया गया, प्रबंधन नहीं किया गया, वो उतने ज़्यादा ससेप्टेबल होंगे, संवेदनशील होंगे कई प्रकार के बीमारियों के आक्रमण के लिए। तो किसान भाई आवश्यक है इन दिनों कि अपने पशुओं का प्रबंधन अगर गौशाला का सही करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पशु न सिर्फ बीमारियों से बच पाएंगे बल्कि उनकी उत्पादकता भी बरकरार रहेगी। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि जो भी आपका गौशाला है वो सूखा रहना चाहिए। रात में मलमूत्र और पेशाब के चलते वो गीला हो जाता है, तो ये आप एश्योर करें कि सुबह में मलमूत्र हटने के बाद जो राख होता है वो वहाँ पर छिड़काव कर दें, या लगातार अगर बदली लगा दे रही है, कुहा लग रहा है तो कली चूना ले आवें या चूना का पाउडर लावें, उसे छीट करके घर को सूखा रखें। किसी कारण से अगर वो सूखा नहीं रह पाता है घर, तो रात में वहाँ पुआल या कोई सूखा शीशम का पत्ता, पीपल का पत्ता या कोई सूखे पत्तों का बिछावन बना करके डालें ताकि पशु सीधे ज़मीन के संपर्क में न आवे। क्योंकि रात में जब 2-4-5 घंटे अगर वो बैठेगा पेशाब पर या गीली ज़मीन पर तो ऐसे में उसको सर्द लगने की समस्या या ठंड लगने की समस्या हो सकती है। तो ये आप सुनिश्चित करें कि प्रतिदिन रात में पुआल की बिछाली बिछा करके या सूखे पत्ते की बिछाली बिछा करके पशु को उस पर बैठाएं और सुबह में पुनः उन सारे पत्तों को, पुआलों को धूप में निकाल दें, उलट पुलट कर सुखा दें, झाड़ दें और पुनः शाम में उनके घर में डाल दें। अगर ये आप छोटा सा प्रयास अगर आप करते हैं तो आपके पशुशाला में रात में गर्मी बनी रहेगी और सीधे ज़मीन के संपर्क में न आने से पशु बीमार नहीं पड़ेगा। दूसरा आपको प्रबंधन में ये ध्यान देना है कि सर्द हवाओं का सीधा प्रवेश आपके गौशाला में न पड़े। इसके लिए जूट की और प्लास्टिक के बोरे का चटका लगा करके, ओढ़नी बना करके और दरवाजे पे या खिड़की पर अच्छी तरह से आप लगा दें ताकि सीधा हवा उसे प्रवेश न करने पाए। पशु को 7 बजे संध्या के पूर्व अंदर गौशाला के अंदर बांध दें और सुबह में जब सूर्योदय हो जाए तब उसे बाहर निकालें। ठंड में अथवा भीषण शीतलहरी में उसे घर के बाहर न निकालें, नहीं तो ओस लगेगा और सर्द गर्म की समस्या उन्हें हो सकती है। शाम में अलाव जलाना कभी न भूलें। बरसों से हमारे बाप दादा पूर्वज जलाते आ रहे थे, लेकिन अभी जो हमारे नए किसान भाई हैं इसको शायद बोझ समझते हैं। लेकिन शाम में गौशाला का सारा कूड़ा कचरा बाहर करके अगर आप धुआं करते हैं तो इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो मक्खी मच्छर भाग जाएंगे और दूसरा गौशाला के अंदर का जो वातावरण है वो गर्म रहेगा, जो कि पशुओं के लिए बेहतर होता है। तो और गौशाला के आसपास के जो भी पेड़ पौधे हैं उनका छटनी कर दें ताकि सूर्य की सीधी रोशनी आपके गौशाला में प्रवेश करने पाए, वो रोशनी को रोक नहीं पावे। दिन में पशु को धूप में अवश्य निकालें, ये विटामिन डी मिलता है जिससे उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बेहतर होती हैं। अगर आपको श्रम साध्य पशु हैं जैसे बैल है, बाछा है, सांड है, तो उन्हें खल्ली की 20% मात्रा अवश्य अधिक बढ़ा दें। अगर मादा पशु हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, तो उसमें 10% खल्ली की मात्रा बढ़ा दें जिससे उनके शरीर में गर्मी बरकरार रहेगी। पशु को स्वच्छ ताजे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। दिन में 3 बार ताज़ा पानी दें। ठंडा पानी से वो पीना भी पसंद नहीं करेगा और शरीर में जब पानी का इंटेक कम होगा तो उसके शरीर के अंदर की एक्टिविटीज़ को भी वो सुस्त करता है। तो पानी की अधिक मात्रा के लिए स्वच्छ ताजे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। हमारे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि जो वयस्क पशु हैं उनको ठंड से बचाने की बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी क्रम में सर एक चीज़ हम और अपने किसान भाइयों तक बात पहुंचाना चाहेंगे, जानकारी पहुंचाना चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, जो गाय का बच्चा है, जो भैंस का बच्चा है या बकरी का बच्चा है, तो उन लोगों को ये समसामयिक जो रोग प्रबंधन है इससे सुरक्षित करने के लिए हमारे किसान भाई कौन सा उपाय अपनाएं? जो छोटे हमारे मेमने हैं, नवजात बच्चे हैं या बकरी है या भेड़ है, इस तरह के जो हमारे पशुपालक भाई हैं, बकरी भेड़ पालने वाले या गाय भैंस के छोटे बच्चे हैं, उसका विशेष रूप से ख्याल करने की आवश्यकता है आजकल।
इन दिनों पर खास के मेमनों का ख्याल ज़्यादा करना आवश्यक है। उनको प्रतिदिन दूध में कटौती न करें, दूध उन्हें सुबह शाम अवश्य पिलावें और उनके शरीर पर जूट के बोरे की ओढ़नी बना करके संध्या बेला होते ही उन्हें ओढ़नी से अच्छी तरह से ढक दें और जहाँ उन्हें पालते हैं वहाँ अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि उनके शरीर में गर्मी महसूस हो। अलाव जलाने में एक चीज़ अवश्य ध्यान दें कि गौशाला चूँकि चारों तरफ से आपका ढका रहता है, बंद रहता है, तो अंदर में धुआं बहुत ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि धुआं अधिक होने से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस की अधिकता हो जाती है, जिससे पशु को सांस लेने में तकलीफ होगी और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा उससे धीरे धीरे कम होती है और पशु सुस्त हो जाएंगे। इसलिए आप या तो उसमें एक खिड़की निकाल दें, वेंटिलेटर जिसे कहते हैं, नहीं तो धुआं जब ख़त्म हो जाए तब अलाव को उसमें ले जाएं ताकि अधिक धुआं घर में न रहे, सिर्फ गर्मी रहे उसको। छोटे बच्चों को ओढ़नी अवश्य उड़ावें और एक चीज़ और ख्याल रखें कि उनकी बिछाली या बिछावन जहाँ बैठाते हैं वो मोटा गद्देदार पुआल या भूसा का हो, या कोई अगर पत्ता बिछा कर रखते हैं तो पत्ते के ऊपर में जूट के बोरा डाल दें। प्लास्टिक का बोरा हरगिज ना डालें। जूट का बोरा डालने से वो पेशाब को सोखता भी है और ये वो स्पॉन्ज का काम करता है। और प्रतिदिन सुबह में फिर वही प्रक्रिया दोहराएं कि उसे धूप में सुखा दें अच्छी तरह से और पुनः तब उसे घर में रखें। खाने पीने में अगर बकरी अगर खा रही है तो उसमें खली की मात्रा बढ़ा दें। खली की मात्रा से शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उन्हें ऊर्जा का संचरण ज़्यादा होता है और एनर्जी अगर जब ज़्यादा मिलेगा तो पशु अंदर से स्वस्थ रहेगा, ठीक रहता है। इसलिए खली की मात्रा अवश्य बढ़ा दें। आजकल खनिज लवण मिश्रण भी गो पशुओं के बच्चों को और बकरी को, भेड़ को प्रतिदिन 15 से 25 ग्राम कोई भी खनिज मिश्रण बाजार से खरीद कर अवश्य दे। साथ में छोटे बच्चे अगर हैं 10 किलो से कम वजन के या बकरी या भेड़ हैं तो उन्हें 5 से 7 ग्राम नमक, अच्छे कंपनी का नमक लेकर के प्रतिदिन देना, 9 भूले पूरे जारे में, क्योंकि सोडियम पोटेशियम का बैलेंस और अन्य खनिज लवणों का बैलेंस उनके शरीर में बनना नितांत आवश्यक है ताकि उनके शरीर की चयापचय क्रियाएं दुष्प्रभावित न हो और वो एक्टिव बने रहें। दूध पिला करके और इन छोटी छोटी बातों को करके आप ठीक से पशुओं को पाल सकते हैं और बच्चे पर ख्याल कर सकते हैं रख करके। अगर आपको विशेष जानकारी लेनी है तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कॉलेज, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना या कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस किशनगंज के पते पर आप संपर्क स्थापित करके वहाँ के प्राचार्य से, अधिष्ठाता से आप इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। वहाँ के अस्पताल में आप अपने पशुओं को दिखा सकते हैं और अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। जो जरूरी सावधानियां हैं उनको अमल में लाकर आप अपने पशुओं की स्वास्थ्य की विशेष रूप से रक्षा कर सकते हैं और उनसे ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पशुपालक किसान भाइयों, तो अभी आपने जाना शीतकाल में कैसे अपने पशुओं का रोग प्रबंधन करें। अब जानेंगे केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजनाओं के बारे में। कृषि मंत्रालय की योजनाएं जो हैं खासकर किसान भाइयों के लिए कैसे लाभकारी है और कैसे लाभ उठा सकते हैं, उन्हीं योजनाओं में से एक योजना पर पेश है हमारा यह खास टीवी रिपोर्ट। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। अब तक 540 बैंक से अधिक एवं 70,000 से अधिक जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर
इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। किसान भाइयों, तो अभी आपने जाना खेती किसानी की बातें और पशुपालन की बातें और खासकर हमारे केंद्र सरकार की कृषि मंत्रालय की योजनाओं के विषय में।
अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।